हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीरज राय। इससे पहले क्लास में हम लोग कोशिका क्या है ये जाने, कोशिका की खोज किसने की ये जाने हम लोग। इसके पहले ये जाने कि जीवित कोशिका क्या है, मृत कोशिका क्या है, कोशिका सिद्धांत क्या है ये जाने। ठीक है। अब आगे कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक होती है। ठीक है। इनमें अंतर क्या है, ये बेहद रोचक चैप्टर है और बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो क्लास को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। सबसे पहले यदि हम जान लें कि प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है, तब दोनों में अंतर करना आसान हो जाएगा। अगर एक के विषय में हम अच्छे से जान लेते हैं तो फिर अंतर करना बहुत ही हमारे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है। दोनों शब्दों में फर्क क्या है ये हम देख लें। तो दोनों शब्दों में जो फर्क है, एक में प्रो लगा हुआ है और एक में यू लगा हुआ है। ठीक है। दोनों में कॉमन क्या है, कैरियोटिक दोनों में कॉमन है। इसका मतलब कि जो भेद है वो यहीं से चालू होगा, प्रो और यू से। ठीक है। अब इनका मतलब अगर जानेंगे तो भेद जानना हमारे लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। प्रो का मतलब होता है आदि, ठीक है, या पूर्व। ठीक है, आदि या पूर्व। ठीक है। और कैरियोट का जो संबंध होता है वो केंद्रक से होता है। ठीक। तो जिस कोशिका में सुविकसित केंद्रक नहीं पाया गया उन्हें हम प्रोकैरियोटिक कह दिए, और जिस कोशिका में सुविकसित केंद्रक पाया गया उसे हम यूकैरियोटिक कह दिए। ठीक है। मतलब जो जीव के विकास की प्रक्रिया है, प्रारंभिक अवस्था है विकास की। ठीक है। तो सबसे प्रारंभ में कौन से जीव इस धरती पर आए, तो वो प्रोकैरियोटिक हो जाएगा, एक कोशिकीय जीव आए। ठीक है। लेकिन ये सरल थे, क्योंकि विकास की प्रारंभिक अवस्था है तो ये सरल है। ठीक है। और ये जटिल हो जाएंगे। ठीक है। तो एक अंतर यही हो जाएगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है वो सरल है और यूकैरियोटिक कोशिका जो है वो जटिल है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आता चलेगा। ठीक है। पहले तो जान लें कि नाम के ऊपर अंतर क्या है। नाम के ऊपर अंतर क्या है, इसमें प्रोकैरियोटिक लिखा हुआ है, इसमें यूकैरियोटिक लिखा हुआ है। प्रो का मतलब होता है आदि या पूर्व, और कैरियोट का संबंध केंद्रक से होता है। तो जिसमें सुविकसित केंद्रक नहीं पाया गया, ठीक है, उसे हम प्रोकैरियोटिक कह दिए, और जिसमें एक सुविकसित केंद्रक पाया गया उसे हम यूकैरियोटिक कोशिका कह दिए। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम इसमें, इस प्रक्रम में। ठीक है, कि प्रोकैरियोटिक कोशिका है क्या, अगर इसे पढ़ लेंगे तो अंतर ही जानना आसान हो जाएगा। ठीक है। एक आप जानते होंगे, विटेकर का नाम आप सुने होंगे बाबू। ठीक है। इन्होंने संपूर्ण जो जगत है, किंगडम है, उसको 5 भागों में बांट दिया। ठीक है। मतलब जो जीव और जंतु हैं और जो पादप हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म चाहे बड़े से बड़े, उनके अध्ययन के लिए इन्होंने 5 भागों में बांटा। ठीक है। पहला जो है वो है मोनेरा। पहला कौन है, मोनेरा। ठीक है। मोनेरा जगत कहें या मोनेरा किंगडम कहें। दूसरा है प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा जगत कहें या प्रोटिस्टा किंगडम कहें। तीसरा है कवक, ठीक है, जिसे फंजाई किंगडम कहते हैं। चौथा है पादप, जिसे प्लांटी किंगडम कहते हैं। पांचवा है प्राणी, जिसे एनिमिलिया किंगडम कहते हैं। ठीक है। 5 जगत में बांटे। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केवल और केवल मोनेरा जगत के जीव शामिल होते हैं। ठीक है। इतना बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में अगर पूछे कि 5 जगत में से किस जगत के जीव शामिल होते हैं, तो वो हो जाएगा केवल मोनेरा जगत के एक कोशिकीय जीव शामिल होते हैं। ठीक है। क्लियर है, यहां तक बिल्कुल स्पष्ट है। तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का मतलब आप समझे। फिर प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन से जीव शामिल होते हैं, तो वो हो जाएगा केवल और केवल मोनेरा जगत के जीव शामिल होते हैं। ठीक है। इतनी बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। आपको अब जब हम ये जान गए कि मोनेरा जगत के जीव इसमें शामिल होते हैं, ठीक है, तो फिर ये होगा कि सर कौन कौन से जीव इसमें शामिल होते हैं। ये प्रश्न आएगा ना कि कौन कौन से जीव शामिल होते हैं। ठीक है। तो जीवाणु, जीवाणु इसमें शामिल होगा। ठीक है। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, ठीक है, जीवाणु शामिल होगा इसमें। ठीक है। नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल इसमें शामिल होगा। ठीक है। साइनो बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया, ठीक है, साइनो बैक्टीरिया, नील हरित शैवाल, साइनो बैक्टीरिया, ये शामिल हो जाएगा। माइकोप्लाज्मा,
माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, ठीक है। ये तीनों एक कोशिकी है, ये तीनों क्या है, एक कोशिकी है, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक में जीवाणु शामिल होता है, नील हरित शैवाल शामिल होता है, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा, और ये तीनों एक कोशिकीय जीव हैं, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। पहले हम केवल प्रोकैरियोटिक के ऊपर ध्यान देंगे पूरा इस पे, ठीक है। इसके बाद दोनों का अंतर आपको बताएंगे, बहुत आसानी से आपको तैयार हो जाएगा, लेकिन एक को अच्छे से पहले जान ले, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक का पहला मतलब हम क्या समझे कि इसमें विकसित केंद्रक नहीं पाया जाता है, ठीक है। और ये सबसे प्रारंभिक कोशिका होती है, ठीक है, सरल होती है, छोटी होती है, ठीक है। ये इसमें कौन से जगत के जीव शामिल होते हैं, तो मोनेरा जगत के, किस जगत के, मोनेरा जगत के जीव, केवल मोनेरा, ठीक है, केवल मोनेरा जगत के जीव शामिल होते हैं। कौन कौन है, जीवाणु है, बैक्टीरिया हो गया, नील हरित शैवाल साइनोबैक्टीरिया हो गया, ठीक है, माइकोप्लाज्मा, ठीक। अब इन दोनों को देख लेते हैं, तो इस पे आते हैं, ये थोड़ा सा आपको अच्छे से जानना पड़ेगा, ठीक है। नील हरित शैवाल साइनोबैक्टीरिया, इसके विषय में एक चीज आप जान लें, जैसे आप अगर YouTube देखते होंगे तो कभी कभी आपसे गलती हो सकती है। जैसे बताया जाता है कि अमेजन जंगल जो है वो पृथ्वी का फेफड़ा है, सबसे अधिक ऑक्सीजन देता है, जैसे YouTube पे आप देखते होंगे वीडियो, तो ये आपसे गलत हो जाएगा, क्योंकि धरती पर सबसे अधिक ऑक्सीजन समुद्री शैवाल के द्वारा उत्पन्न होता है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि धरती पर सबसे अधिक ऑक्सीजन किसके द्वारा पैदा होता है, तो समुद्री शैवाल के द्वारा, ठीक है, क्लियर है। सबसे पहली बार प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, ठीक है, सबसे पहली बार प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसके द्वारा की गई, नीलहरित शैवाल के द्वारा। सबसे पहली बार श्वसन की क्रिया किसके द्वारा की गई, नीलहरित शैवाल के द्वारा, ठीक है, क्लियर है। इतनी बात आपको समझ में आ गई, नीलहरित शैवाल। तो दो चीजें जान लीजिएगा, पहली बार श्वसन क्रिया किसके द्वारा की गई, नीलहरित शैवाल के द्वारा, और सबसे अधिक धरती पर ऑक्सीजन किससे पैदा होता है, तो समुद्री शैवाल। ये प्रश्न एक बार आया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, आगे है माइकोप्लाज्मा, जिसका एक नाम है पीपीएलओ, पीपीएलओ, ठीक है, पीपीएलओ एक नाम है किसका, माइकोप्लाज्मा का। पीपीएलओ क्यों नाम है इसका, पहले तो यही बात आप समझेंगे कि, तो इसमें एक शब्द है प्लूरो, प्लूरो लगा हुआ है, ठीक है। इन दोनों में कोशिका भित्ति पाई जाती है। मोनेरा जगत में माइकोप्लाज्मा एक ऐसा जीव है जिसके ऊपर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, इसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती है, किसकी, माइकोप्लाज्मा की कोई निश्चित आकृति नहीं होती है, और न ही इसके ऊपर कोशिका भित्ति पाई जाती है, ठीक है। तो पूछ दे कि प्रोकैरियोटिक जीवों में मोनेरा जगत में कौन सा ऐसा जीव है जिसके ऊपर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, तो आप क्या उत्तर लगाएंगे, माइकोप्लाज्मा, ठीक है। तो प्लूरो से पी हो गया, ठीक है, और एक पी से निमोनिया हो गया, निमोनिया में पी लगा होता है, वो साइलेंट होता है, जानते ही है, ठीक है, क्लियर है। जैसे साइकोलॉजी हम पढ़ते हैं लेकिन वो पीएच से चालू होता है, साइलेंट होता है, वैसे निमोनिया में पी लगा होता है, ठीक है। और यह लाइक, तो इससे अगर हम हिंदी में कहें कि क्या कह सकते हैं, ठीक है, प्लूरो, तो इसको हिंदी में हम क्या कह सकते हैं, पीपीएलओ को, ठीक है। तो प्लूरो निमोनिया सम जीव, प्लूरो निमोनिया सम जीव, ठीक है। अब आप हमसे प्रश्न करेंगे कि सर इसे निमोनिया सम जीव क्यों आप कह रहे हैं, ठीक है, प्लूरो निमोनिया सम जीव, ठीक है। क्योंकि माइकोप्लाज्मा यदि हमारे शरीर में गया, ठीक है, तो जो ये लक्षण उत्पन्न करेगा, जो लक्षण उत्पन्न करेगा वह लक्षण किससे मिलता रहेगा, वो लक्षण निमोनिया से मिलता रहेगा, इसलिए इसका नाम पीपीएलओ पड़ गया, ठीक है, प्लूरो निमोनिया सम जीव, ठीक है। ऐसे जीव जो हमारे शरीर में जाने के बाद कुछ ऐसे रोग के लक्षण उत्पन्न करते हैं जो किससे मेल खाता है, निमोनिया से मेल खाता है, इसलिए इसका नाम पीपीएलओ हो गया, ठीक है। तो माइकोप्लाज्मा में दो बातें आप याद रखेंगे, ठीक है। कौन कौन सी बात, इसके ऊपर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। मोनेरा जगत में कौन सा प्रोकैरियोटिक जीव है जिसके ऊपर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, तो माइकोप्लाज्मा के ऊपर, ठीक है। दूसरा, माइकोप्लाज्मा को क्या कहते हैं, पीपीएलओ, प्लूरो निमोनिया सम जीव, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके जो लक्षण उत्पन्न होते हैं वो कैसे होते हैं, निमोनिया की तरह होते हैं। आगे बढ़े हम लोग, ठीक है, चलिए। अब अगला जो है हमारा, वो जीवाणु के विषय में समझ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।
जीवाणु के विषय में। तो जीवाणु 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। दंडाकार, ठीक है, दंडाकार जिसे हम बैसिलस कहते हैं। क्या कहते हैं? बैसिलस, दंडाकार, ठीक है। गोलाकार जिसे हम कोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? कोकस, गोलाकार, ठीक है। कोशाकार, ठीक है, जिसे विब्रियो कहते हैं। क्या कहते हैं? विब्रियो, जिसे क्या कहते हैं हम? विब्रियो कहते हैं, ठीक है। और एक होता है सर्पिल, जिसे हम स्पाइलर कहते हैं, ठीक है। ये 4 हो गए, ठीक है। तो जीवाणु 4 प्रकार के हैं, दंडाकार है, गोलाकार है, कोशाकार है और सर्पिल है, ठीक है। जैसे मैंने बैसिलस लिखा, तो जब दूध से दही बनता है तो लैक्टोबैसिलस का प्रयोग आप जानते होंगे, लैक्टोबैसिलस। मैंने कोकस यहां लिखा है, ठीक है। तो आप पढ़े होंगे कोकस, आपको याद है कहीं किसी रोग में इसका प्रयोग होता है, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ठीक है। मैं आपसे कहूं विब्रियो, आप यहां देख रहे हैं, इसका कहीं आप रोग में पढ़े हैं जीवाणु से, ठीक है। तो विब्रियो का आप पढ़े होंगे कालरा, जिसे हैजा कहते हैं, ठीक है। कोलेरा विब्रियो, ठीक है, जिससे हैजा या कालरा होता है, ठीक है। अब आप एक सर्पिल चौथा देखे हैं, स्पाइलर, हेलियोबैक्टीरिया, जिसके द्वारा हमारी आंत में घाव हो जाता है, ठीक है, जिसे अल्सर भी कहते हैं, पेट में घाव होता है, अल्सर होता है, ठीक है। तो स्पाइलर, ये 4 प्रकार के, जब आपको रोग पढ़ाएंगे तो इनका विधिवत वर्णन करेंगे, बहुत अच्छे से बताएंगे, लेकिन अभी ये जान लें कि इनका आगे चल करके प्रयोग होगा, ठीक है। तो एक बार यहां सुने रहेंगे तो आगे जाकर एक आधार आपको मिलेगा और बहुत अच्छे से तैयार होगा, ठीक है। तो 4 प्रकार के जीवाणु हैं, एक है दंडाकार है बैसिलस हो गया, एक गोलाकार है कोकस हो गया, एक कोशाकार है विब्रियो हो गया, और एक सर्पिल है स्पाइलर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, और क्या अंतर है उसे थोड़ा सा देखें, ठीक है। इसको समझे रहेंगे तो दोनों में जानने में आसानी होगी, बिल्कुल आसान होगा जानने में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला जो मामला है वो ये है कि चूंकि ये जीव है तो डीएनए तो पाया ही जाएगा, आनुवंशिक पदार्थ तो होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन इसमें जो डीएनए है, ठीक है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड या अम्ल कह सकते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड या अम्ल भी कह सकते हैं, एसिड कहिए या अम्ल कहिए, बात बराबर हो गई, ठीक है। तो जो डीएनए है वो नग्न होता है, क्या होता है? नग्न होता है, ठीक है। किसमें? प्रोकैरियोटिक में जो डीएनए होता है वो नग्न होता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। दूसरी इसकी विशेषता क्या होती है कि इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है, जैसे यूकैरियोटिक कोशिका में जो डीएनए है वो केंद्रक के भीतर होता है और केंद्रक के ऊपर एक झिल्ली होती है, ठीक है। लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए नग्न होता है क्योंकि इसमें सुविकसित केंद्रक पाया ही नहीं जाता है, ठीक है। और इसमें हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, किसमें? यूकैरियोटिक कोशिका में, क्योंकि यूकैरियोटिक कोशिका में जो डीएनए है उसी पे लिपटे रहते हैं, किस पे? हिस्टोन प्रोटीन में, ठीक है। तो एक अंतर यही ख्याल रखिएगा कि डीएनए नग्न होता है और इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक। एक और विशेष आपको बात बता दें कि क्रोमोसोमल डीएनए के अतिरिक्त जीवाणुओं में कुछ गोलाकार डीएनए के अणु पाए जाते हैं। क्रोमोसोमल डीएनए के अतिरिक्त जीवाणुओं में कुछ गोलाकार डीएनए पाए जाते हैं जिन्हें हम प्लाज्मिड कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं, ठीक है। वो किसी विशेष कार्य के लिए होते हैं। किस कार्य के लिए होते हैं? किसी विशेष कार्य के लिए होते हैं, ठीक है। जैसे जो प्रतिजैविक हैं उनके प्रति वो प्रतिरोधकता की क्षमता उत्पन्न करते हैं। कौन? जो इसके अतिरिक्त मैंने कहा कि क्रोमोसोमल डीएनए के अतिरिक्त जीवाणुओं में गोलाकार डीएनए के अणु पाए जाते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं। वो किसी विशेष काम के लिए होते हैं, जैसे मैंने कहा कि प्रतिजैविक के प्रति वो प्रतिरोधकता उत्पन्न करते हैं,
ठीक है, क्लियर है। तो एक अच्छा, प्लाज्मिड अन्य जगह भी पाए जाते हैं, लेकिन अधिकांश और मुख्य रूप से जीवाणुओं में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे जब आपको पढ़ाया जाएगा जैव प्रौद्योगिकी और रोग के विषय में, तो इस विषय में आपको प्लाज्मिड के विषय में बहुत अच्छे से बताएंगे और बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा यहां जानते हुए चलिए, जब अंतर जान रहे हैं तो ये चीज आप समझते हुए चलिएगा। ठीक है, क्लियर है, यहां तक बात आपको समझ में आई बिल्कुल, कि डीएनए इसमें क्या होता है, नग्न होता है। ठीक है, इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है, और क्रोमोसोमल डीएनए के सिवा कुछ गोलाकार डीएनए अणु पाए जाते हैं जिन्हें प्लाज्मिड कहते हैं, विशेषकर जीवाणुओं में, अन्य जगह पाए जाते हैं विशेषकर जीवाणुओं में। ठीक है, क्लियर है। तो ये थोड़ा सा आप प्रोकैरियोटिक कोशिका के विषय में आप जान लिए। जब इतना जान लिए तो दोनों में अंतर बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, अब लेकर चलते हैं आगे। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जैसे यूकैरियोटिक कोशिका जटिल होती है, इसमें उपापचय के कार्य के लिए कोशिकांग है और वो भी झिल्ली में है। ठीक है, जैसे माइटोकांड्रिया, ठीक है, लाइसोसोम, हरित लवक, ये सब किसमें है, एक झिल्ली में है, कोशिकांग जो है यूकैरियोटिक में। और प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर है। यूकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। ठीक है, इसीलिए तो ये जटिल हो जाती है और ये सरल होती है। उपापचय की क्रिया के लिए कोशिका के भीतर अलग अलग कार्य करने के लिए, अलग अलग श्रम विभाजन के लिए उसमें क्या है कि झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। ठीक है, और इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। किसमें, प्रोकैरियोटिक में। ठीक है, एक ये बहुत अच्छा, दो चीजें आप याद रखिएगा। कभी यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में विशेष अंतर पूछा जाए कि विशेष वो कौन सी बात है जिसके द्वारा दोनों को हम अलग कर सकते हैं, तो दो बातें हमेशा याद रखिएगा। पहली बात कि इसमें एक विकसित केंद्रक पाया जाता है, इसमें विकसित केंद्रक नहीं पाया जाता है, पहली बात। और दूसरी बात, इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं, इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, अगला राइबोसोम पे आ जाते हैं। ठीक है, देखिए अगर पूछ दे कि दोनों में कौन सा ऐसा कॉमन है जिसके ऊपर झिल्ली नहीं है, दोनों में कौन सा ऐसा कॉमन है जिसके ऊपर झिल्ली नहीं है, तो राइबोसोम दोनों में पाया जाता है और उसके ऊपर झिल्ली नहीं है। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में भी पाया जाएगा और यूकैरियोटिक में भी पाया जाएगा और झिल्ली नहीं है। अंतर यह है कि इसमें 70S प्रकार का होता है और इसमें 80S प्रकार का होता है। ठीक है, 70S और 80S। ठीक है, अब आप हमसे पूछेंगे कि सर ये यस क्या है, 70S क्या है, 80S क्या है। ठीक है, तो जो अवसादन आप पढ़े होंगे पिछले क्लास में, ठीक है, अवसादन, अवसादन, ठीक है, अवसादन, सेडिमेंटेशन, अवसादन, सेडिमेंटेशन। ठीक है, अच्छा, इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन है, जो ये चीज को देने वाले, इस इकाई को देने वाले कौन है, ठीक है, तो स्वेडबर्ग है। इसलिए ये जो सेडिमेंटेशन इकाई है या स्वेडबर्ग इकाई है, ठीक है, इसी के कारण ये 70S और 80S ये जो इकाई है इसकी, यही साथ में लगती है। ठीक है, जो इसका प्रतीक है। इसे और अच्छे से समझे, जैसे किसी लिक्विड को हम गिलास में ले लें, ठीक है, और उसको घुमा दें, घुमाने के बाद जो बड़े कण होंगे उसके वो नीचे बैठ जाएंगे। ठीक है, इसी को हम अवसादन कहते हैं। तो जिस रफ्तार पर प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अवसादन होता है वो 70 है, और जिस पर यूकैरियोटिक में होता है वो 80 है, इसलिए इसे 70S और इसे 80S कहते हैं। जब राइबोसोम पढ़ाएंगे, स्पेशली पढ़ाएंगे, तो आपको बताएंगे कि 70S 80S क्या है, और तब आपको बताएंगे कि 70S केवल प्रोकैरियोटिक में ही नहीं पाया जाता है, इसमें भी पाया जाता है, और कहां पाया जाता है। ठीक है, राइबोसोम जब आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से। हर क्लास का विस्तार जहां मांगेगा वहीं विस्तार करेंगे। ठीक है, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा बेहतरी से। ठीक है, तो एक 70S हो गया और एक 80S हो गया। ठीक है, राइबोसोम, राइबोसोम दोनों में पाया जाता है, राइबोसोम के ऊपर झिल्ली नहीं पाई जाती है। ठीक है, क्लियर है। तो अब हम चलते हैं सीधे अंतर के ऊपर लेकर के, आपको सीधे अंतर का एक चार्ट दिखाते हैं, आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए अब अंतर का चार्ट हम लोग, ठीक है, ज्यादा समझ में आएगा हम लोग को। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका, इन दोनों में अंतर क्या है, एक चार्ट हमने विकसित करवा दिया है। ठीक है, अब ये आप देखें, इसमें सुविकसित केंद्रक नहीं पाया जाता है, पूर्व केंद्रकीय कोशिका कहते हैं किसको, प्रोकैरियोटिक को,
और इसमें सुविकसित केंद्रक पाया जाता है, इसे सुकेंद्रकीय कोशिका कहते हैं। ठीक है, पहला अंतर ये हो गया जो आपको पढ़ाए भी है। बिल्कुल क्लियर से याद रखिएगा कि इसमें सुविकसित केंद्रक नहीं पाया जाता है, इसे हम पूर्व केंद्रकीय कहते हैं, और इसमें सुविकसित केंद्रक पाया जाता है, इसे हम सुकेंद्रकीय कहते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं पाया जाता है। क्या होता है कि वो विकसित नहीं होता है। ठीक है, वो किसी झिल्ली के द्वारा कवर नहीं होता है, और एक प्रारंभिक अवस्था केंद्रक के बनने की एक अवस्था बस रहती है। ठीक है, क्लियर है, इसलिए इसे कहते हैं सुविकसित केंद्रक नहीं पाया जाता है, और इसमें पूर्ण रूप से एक विकसित केंद्रक पाया जाता है, इसलिए इसे सुकेंद्रकीय कोशिका कहते हैं। क्लियर है, आगे बढ़े। इसीलिए इस अच्छा पूछें कि इसको क्या कहा जाएगा। सर अगर विकसित केंद्रक नहीं पाया जाता है लेकिन उसके जैसी संरचना बनने का प्रयास कर रही है, उसको हम नाम क्या दे सकते हैं? तो न्यूक्लियाइड, न्यूक्लियाइड, इसमें नाम क्या दे सकते हैं उसको? न्यूक्लियाइड। जैसे इसमें न्यूक्लियर कहते हैं ना, तो इसमें कहेंगे न्यूक्लियाइड। क्या कहेंगे? न्यूक्लियाइड। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। इसमें केवल मोनेरा जगत के एक कोशिकीय जीव आते हैं। इसमें प्रोटेस्टा, कवक, पादप और प्राणी जगत भी शामिल है। मतलब 5 जगत है। प्रोकैरियोटिक में केवल एक जगत संबंधित है और यहां 4 जगत संबंधित है। ठीक है, कभी आपसे प्रश्न पूछ दे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सा जगत शामिल है, तो केवल मोनेरा हो जाएगा, और यूकैरियोटिक कोशिका में प्रोटेस्टा भी हो जाएगा, कवक भी हो जाएगा, पादप भी हो जाएगा और प्राणी भी हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरा अंतर आपको समझ में आ गया। तीसरे पे चलते हैं। इसमें केंद्रक कला तथा केंद्रिका अनुपस्थित होती है। इसमें केंद्रक कला, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तथा केंद्रिका उपस्थित होती है। अभी आपको बार बार बता रहे हैं कि केंद्रक के ऊपर झिल्ली नहीं पाई जाती है, तो वही केंद्रक कला यहां लिख दिया गया है। ठीक है, इंग्लिश में यहां देख लीजिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स। ठीक है, तो केंद्रक कला और केंद्रिका अनुपस्थित होती है किसमें? प्रोकैरियोटिक में। और इसमें केंद्रक कला और केंद्रिका उपस्थित होती है किसमें? यूकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक कला तथा केंद्रिका दोनों उपस्थित होती है और इसमें अनुपस्थित होती है। चौथे पे चलते हैं। ठीक है, इसमें झिल्ली युक्त कोशिका अंगक जैसे गाल्जी तंत्र, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे आप अंतः प्रदेपीय जालिका कहते हैं, ठीक है, लाइसोसोम, हरित लवक, माइटोकांड्रिया आदि नहीं पाए जाते हैं। इसमें झिल्ली युक्त कोशिका के अंगक पाए जाते हैं, जैसे गाल्जी तंत्र हो गया, अंतः प्रदेपीय जालिका हो गया, हरित लवक हो गया, लाइसोसोम हो गया, माइटोकांड्रिया आदि झिल्ली युक्त अंगक पाए जाते हैं, और इसमें झिल्ली युक्त अंगक नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। इसमें समसूत्री कोशिका विभाजन नहीं होता है, इसमें समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। ठीक है, जब कोशिका विभाजन पढ़ाएंगे तो उसमें आपको स्पष्ट बताएंगे। ठीक है, इसमें श्वसन तंत्र प्लाज्मा झिल्ली में होता है। इसमें श्वसन तंत्र माइटोकांड्रिया में होता है। यह जान लीजिएगा कि यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन कहां होता है, तो उत्तर लगाइएगा माइटोकांड्रिया में। और पूछे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन कहां होता है, तो उत्तर लगाइएगा प्लाज्मा झिल्ली में। ठीक है, ठीक है, जिसे मीसोसोम कहते हैं, मीसोसोम कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली ऑप्शन में ना हो, मीसोसोम है तो उत्तर मीसोसोम लगा दीजिएगा। ठीक है भाई, दोनों में श्वसन होगा ना, लेकिन दोनों में श्वसन अलग अलग जगह है। इसमें माइटोकांड्रिया में है और इसमें कहां है? इसमें प्लाज्मा झिल्ली में है। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 7वें अंतर पे, 6 हो गया, 7वें अंतर पे चलते हैं। इसमें प्रकाश संश्लेषी तंत्र आंतरिक झिल्लियों में, मतलब झिल्लीदार पुटिका में होता है। यही प्रश्न एक बार पूछा गया है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रकाश संश्लेषण कहां होता है? ऑप्शन में था झिल्लीदार पुटिका या फिर आंतरिक झिल्लियों में, आंतरिक झिल्लियों में। और इसमें प्रकाश संश्लेषी तंत्र हरित लवक होता है। क्या होता है? हरित लवक होता है। ठीक है, पूछे आपसे परीक्षा में कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रकाश संश्लेषण कहां होता है, तो उत्तर लगाइएगा झिल्लीदार पुटिका में, और यहां तो जानते हैं हरित लवक में। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इनमें राइबोसोम 70S प्रकार का होता है, इसमें राइबोसोम 80S प्रकार का होता है, जो अभी आपको मैंने बताया। ठीक है, दोनों में राइबोसोम पाया जाता है और दोनों के ऊपर झिल्ली नहीं होती है। ठीक है, 9वें पे आते हैं। इनमें आनुवंशिक पदार्थ डीएनए नग्न होता है तथा हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। इसमें आनुवंशिक पदार्थ जो होता है वो केंद्रक के भीतर होता है और केंद्रक के झिल्ली के भीतर होता है, और इसमें हिस्टोन पाया जाता है, हिस्टोन पाया जाता है, हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े हम लोग। इनमें कोशिका द्रव्य गति स्पष्ट नहीं है। जैसे कोशिका जो द्रव्य है वो गतिमान
जैसे गति इसमें स्पष्ट नहीं है, और इनमें क्या होता है, कोशिका द्रव्यी गति स्पष्ट होती है। किसमें, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में यह फर्क है कि इसमें कोशिका द्रव्यी गति स्पष्ट नहीं है, और यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका द्रव्यी गति स्पष्ट होती है। ठीक है, इसमें आते हैं, इनमें रिक्तिका अनुपस्थित होती है, इनमें रिक्तिका उपस्थित होती है। ठीक है, सीधे सीधे अंतर, इसमें रिक्तिका अनुपस्थित होती है, इसमें रिक्तिका उपस्थित होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें लैंगिक जनन नहीं होता है, इनमें लैंगिक जनन होता है। ठीक है, इनमें कोशिका विभाजन विखंडन अथवा मुकुलन के द्वारा होता है, इनमें कोशिका विभाजन समसूत्री तथा अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। ठीक है, अंतिम, इनमें केवल एक गुणसूत्र पाए जाते हैं, इनमें एक से अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हम समझ रहे होंगे कि आप बिल्कुल इस अंतर को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अपनी कॉपी में कहीं भी नोट कर लीजिएगा ये आप, और अगला क्लास आएगा और स्पष्ट होते हुए सारी चीजें आपके लिए चलेंगी। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।